नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज आप लोगों के फिर बीच उपस्थित हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 जो आने वाली है उसी में टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक जो हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया गया है। इसमें जो है किसरे भाग 1 यानी वर्ग 6 का जो बिहार टेक्स्ट बुक है एससीईआरटी बुक उसी के संबंध में हम लोग देखेंगे। उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को हम लोग संग्रहित करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से इसको हम लोग देखेंगे कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं या 9 to 10 का या 11 to 12 का, सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से हाई लेवल का एग्जाम जो होगा नीचे से भी प्रश्न पूछा जाता है और 6 to 8 के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं किसरे भाग 1 वर्ग 6 यानी किसरे जो पुस्तक है बिहार बोर्ड का उसमें भाग 1 है और ये वर्ग 6 में लगी हुई पुस्तक है। तो इसको हम लोग आज देखेंगे। यहाँ देखिए 1 लिखा हुआ है यानी अध्याय 1 है और ये जो है शीर्षक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप लोग अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 249 रुपये का जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं करवा दें ताकि उनको जितना अभी तक क्लास हुआ है और जितना होगा सारा पीडीएफ व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। क्योंकि आपको जो है बीपीएससी एग्ज़ाम निकालनी है तो सारी चीज़ों से जो है मजबूत होनी होगी। ये छोटा एग्ज़ाम नहीं है, इसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत और लगन चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकें। तो हम लोग जो है हिंदी साहित्य ख़त्म कर चुके हैं तो एससीईआरटी को देख रहे हैं। लगभग 2 से 3 दिन में एससीईआरटी को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद व्याकरण वाले सेक्शन को देखेंगे यानी 15 के आसपास 15 नवंबर के आसपास सारे टॉपिक हम लोग लगभग ख़त्म कर देंगे और 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो ये परीक्षा की दृष्टि से मैंने इसको संग्रहित किया है। कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसी को मैंने यहाँ लिया है ताकि आप उससे अपडेट हो सकें। इसका अगर गहरी जानकारी चाहिए तो बिहार टेक्स्ट बुक को आपको गहरी से पढ़ना होगा। लेकिन पिछले बार जो है एग्जाम हुआ था बीपीएससी उसमें एससीईआरटी एनसीईआरटी का चर्चा किया था लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। इसलिए हम जो है ज़्यादा गहरी जानकारी नहीं रखते हुए हम लोग जो है एग्जाम के दृष्टि से इसे पढ़ रहे हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये पहला कविता है अरमान। तो सबसे पहले कुछ पंक्ति है इसको देख लेते हैं क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो जाता है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग गरीब भिखारी है जिन पर ना किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे हम उनको सुखी बनाएंगे। जो लोग हार कर बैठे हैं उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। कहीं टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो सुधार दिया जाएगा पीडीएफ में। रोको मत आगे बढ़ने दो आज़ादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे हम जग में नाम कमाएंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण पंक्ति थी इसके जो रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये अरमान कविता के रचनाकार कौन हैं, तो राम नरेश त्रिपाठी हैं। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 ईस्वी में तथा मृत्यु 1962 ईस्वी में हुआ था। इनका जो प्रमुख रचना है मेरन, पथिक, स्वप्न है। स्वप्न पर इन्हें हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ये जो है परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु था जिसको मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अब जो है अगले कहानी को देखते हैं। दूसरा कहानी है यानी दूसरा अध्याय का कहानी लगा हुआ है जिसका है असली चित्र। ये जो कहानी है इसमें राजा कृष्णदेव राय के राज्य में एक महाकंजूस सेठ की कहानी है जिसमें तेनालीराम की बुद्धि के कारण एक कलाकार होता है जिसको 1000 स्वर्ण मुद्रा जो है कंजूस सेठ देता है। यानी कंजूस सेठ जो है तेनालीराम की बुद्धि के कारण यानी कलाकार को जो है 1000 स्वर्ण मुद्राएं देता है। तो ये कंजूस सेठ की कहानी है। कृष्णदेव राय के जो है राज्य में एक महाकंजूस रहता था। ये जो कहानी है ये संकलित किया गया है यानी बिहार बुक जो बनाया है उसी ने ये कहानी को दिया है। इसके रचनाकार के बारे में चर्चा नहीं किया गया है।
तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगला अध्याय को। तो अगला अध्याय में है कविता लगा हुआ है तीसरा अध्याय में, जिसका नाम है चिड़िया। तो ये जो है चिड़िया कविता के रचनाकार जो हैं आर सी प्रसाद सिंह हैं। तो कविता की पहली पंक्ति है, पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। तो ये जो है पहली पंक्ति है। अंतिम पंक्ति है, पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर में हमें चकित कर, गाकर फिर उड़ जाती है। तो ये पहली पंक्ति पूछा जा सकता है एग्जाम में, या अंतिम पंक्ति पूछा जा सकता है। तो यहाँ जो है पहली पंक्ति को और अंतिम पंक्ति को मैंने संकलित किया है, हो सकता है यहाँ से पंक्तियाँ पूछा जा सके। तो इसको आप लोग देखिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। और ज़्यादा गहरी जानकारी चाहिए तो आपको बिहार टेक्स्ट बुक देखना होगा, क्योंकि मोटी बुक है। अगर हम एक एक करके पढ़ाते तो लगभग एक किताब में 4 से 5 दिन लग जाता और बहुत सारा समय लगता है, और यहाँ से प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ जो चुनिंदा प्रश्न बनेंगे उसी को मैंने यहाँ संग्रहित किया है। आर सी प्रसाद सिंह का जन्म 11 अगस्त 1911 को बिहार के समस्तीपुर जिले के रौत गांव में हुआ था। मृत्यु 1996 ईस्वी में हुआ था। प्रमुख रचना है कागज की नाव, सूर्यमुखी। सूर्यमुखी पर इन्हें जो है सन 1984 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आर सी प्रसाद सिंह को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो सूर्यमुखी के लिए मिला था। तो ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक को मैंने यहाँ मुख्य बिंदु है इसको मैंने यहाँ संग्रहित किया है, इसे आप एक दो बार जरूर देखिएगा ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। अब जो है अगला अध्याय देखते हैं, चौथा अध्याय है हॉकी का जादूगर। अध्याय का जो शीर्षक है हॉकी का जादूगर है। ये जो संस्मरण है मेजर ध्यानचंद का, ये जो है संस्मरण है, मेजर ध्यानचंद का ये जो है संस्मरण है। तो इसे आप ध्यान में रखिए। यह जो है मेजर ध्यानचंद का, इसमें जो है हॉकी से जुड़े अपनी यादों को उन्होंने चित्रित किया है। इनका जन्म जो है 1904 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म है 1904 ईस्वी में हुआ था मेजर ध्यानचंद का। उन्होंने अपनी संस्मरण को इसमें व्यक्त किया है, हॉकी से जुड़ी जो यादें थी उसको व्यक्त किया है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हॉकी का जादूगर किसकी रचना है, किसका संस्मरण, तो मेजर ध्यानचंद का है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा जो है शीर्षक है हार की जीत कहानी है। इसके रचनाकार जो है सुदर्शन है। इसके रचनाकार जो है सुदर्शन है। इसमें बाबा भारती और खड़क सिंह डाकू की कहानी है। बाबा भारती के पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ा सुल्तान रहता है, जिसे डाकू खड़क सिंह छीन देता है, और अंत में बाबा भारती की बातों से प्रभावित होकर पुनः घोड़ा को वापस उनके अस्तबल में बांध आता है। तो ये जो है डाकू का जो है चरित्र परिवर्तन होता है, नैतिकता की ये कहानी है। इसको यहाँ से जो है संग्रहित किया गया है पुस्तक में। सुदर्शन इसके रचनाकार हैं। सुदर्शन जी का जन्म 1895 ईस्वी में तथा मृत्यु 1967 ईस्वी में हुआ था। इनका असली नाम बद्रीनाथ था। हार की जीत इनकी पहली कहानी है जो 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रमुख रचना है सन्यासी, अंधेर दुनिया, बात अठन्नी की। यानी ये जो हार की जीत कहानी है सुदर्शन की पहली रचना है, पहली कहानी है जो 1920 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ से जो प्रमुख बिंदु है कि कब यहाँ ये कहानी प्रकाशित हुई थी, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो टॉपिक है छठा अध्याय है तुम कल्पना करो शीर्षक का नाम है। ये जो है कविता है जिसके रचनाकार गोपाल सिंह नेपाली हैं। इस कविता के रचनाकार जो है गोपाल सिंह नेपाली हैं। तो कुछ कविता की जो प्रथम पंक्ति है उसको हम लोग देख लेते हैं। तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो, अब घिस गई समाज की तमाम नीतियाँ, अब घिस गई मनुष्य की आतिथ्य रीतियाँ। तो ये जो है पहली पंक्ति है। अंतिम पंक्ति है आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो। ये जो है अंतिम पंक्ति है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। जो प्रमुख पंक्ति थी उसको मैंने यहाँ संग्रहित किया है, जो परीक्षा की दृष्टि से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 1911 ईस्वी में, मृत्यु जो है 1963 ईस्वी में हुआ था। 1933 ईस्वी में 62 कविताओं का इनका पहला संग्रह उमंग प्रकाशित हुआ था। अन्य प्रमुख रचना है पंछी, रांगनी, पंचमी, नवीन और हिमालय ने पुकारा। ये इनकी प्रमुख रचना है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोपाल सिंह नेपाली की इनमें से कौन सी रचना नहीं है या इनमें से कौन सी रचना है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट बिंदु की ओर। अगला जो अध्याय है 7वां अध्याय है पिता का पुत्र के नाम पत्र।
यानी पिता का पुत्र के नाम पत्र है जो लिखा गया है। यह पत्र विक्टोरिया जेल से 25 मार्च 1909 ईस्वी में लिखा गया था। पत्र के रचनाकार मोहनदास करमचंद गांधी थे, जो अपने पुत्र को पत्र लिखते हैं। तो इसी को जो है यहाँ मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा है। यह जो है प्रिटोरिया जेल से लिखा गया था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसका जो है पत्र प्रिटोरिया जेल से लिखा गया था। तो पिता का पुत्र के नाम जो पत्र है उसमें लिखा गया था मोहनदास करमचंद गांधी का। तो ये सी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो अध्याय है 8वां अध्याय है, जिसमें मंत्र कहानी लगा हुआ है। मंत्र कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। और इसमें जो है डॉक्टर चड्डा और मंत्र पढ़कर सांप का विष निकालने वाले बूढ़े भगत की कहानी है। इस कहानी का उद्देश्य है कि हमें अमीर गरीब के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। प्रमुख पात्र है डॉक्टर चड्डा, भगत, कैलाश, मृदारिणी, नारायणी जो है प्रमुख पात्र है। तो यहाँ से पात्र भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर चड्डा और भगत जो है किस कहानी के पात्र है, या कैलाश मृदारिणी जो है किस कहानी के पात्र हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा। मुंशी प्रेमचंद के बारे में जो है आगे पढ़ा जा चुका है, हम लोग हिंदी साहित्य में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ उसको मुख्य बिंदु जो है वर्णित करना उचित नहीं समझा, क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत कम है। तो आप लोग हिंदी साहित्य में जो में पढ़ाया गया है कहानी उपन्यास टॉपिक उसमें दिया हुआ है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। तो 9वां जो है इसमें बाल लीला है। तो ये जो है सूरदास की जो है पंक्ति है। सूरदास इसके रचनाकार हैं। सूरदास से जो है ये सूरज सागर से दिया गया है। तो ये जो है प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति किसकी है या किससे दिया गया। तो सूरज सागर से दिया गया है, आपको ध्यान में रखना होगा। पंक्ति को हम लोग देख लेते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, चार पहर बंसी भट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैं बारक बहियन को छोटो, छिक्को के ही विधि पायो, ग्वार बार सब बैर परे हैं, बरबस मुख रपटायो, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कही पतियायो, जिया मेरे कछु भेद उपजहीं, जानी परायो जायो, यह रे अपने रकुट कमरिया, बहुतहि नाच नचायो, सूरदास तब बिहसी यशोदा, रे उदकंठ जगायो। ये जो है कृष्ण के बालपन की नटखटता का वर्णन किया गया है। जब गोपियाँ उसे पकड़ कर आती है कि यशोदा माँ आपकी जो रर्रा है हमारे माखन खा गए हैं, तो ये बात बनाकर सभी को रिझाते हैं, जिससे प्रभावित होकर माँ जो है उसे गोद में उठाकर कंठ से लगा देती है। तो इस जो पंक्ति है इसके रचनाकार सूरदास हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। और ये जो रचना है सूरदास की रचना है सूरसागर, उसी से लिया गया है। सूरसागर के बारे में विस्तृत जानकारी जो है भक्ति काल में पढ़ाया जा चुका है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले जो है अध्याय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला अध्याय है भीष्म की प्रतिज्ञा। 10वां अध्याय है भीष्म की प्रतिज्ञा। एकांकी है। एकांकी में जो पात्र है संतानु है, हस्तिनापुर के सम्राट हैं। भीष्म जो है हस्तिनापुर के युवराज हैं। दशराज जो हैं निषादों के राजा हैं। सत्यवती जो है दशराज की पुत्री हैं। और जो है अन्य गौण पात्र हैं, जिसको यहाँ देवगन और सत्यवती की सखियाँ, यह सारी चीज़ें हैं। इस एकांकी के रचनाकार बंशीधर श्रीवास्तव हैं। यहाँ से इतना ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि भीष्म की प्रतिज्ञा किसकी रचना है, बंशीधर श्रीवास्तव की है। इसके जो है कौन कौन से पात्र नहीं हैं या कौन कौन से पात्र हैं, तो ये सारे चीज़ ये एकांकी विधा की रचना है, आपको ध्यान में रखना होगा। इसके पात्र को आपको ध्यान में रखना होगा। तो परीक्षा की दृष्टि से हम सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगा उसी को मैंने यहाँ संग्रहित किया है, ताकि आप लोग अच्छे से इसका जवाब दे सके। चलिए अगला जो है अध्याय है 11वां अध्याय है सरजू भैया। इस जो है शीर्षक है। इस कहानी के रचनाकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, आपको पता होना चाहिए, ये बिहार के रहने वाले हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। यह सरजू नामक युवक पर केंद्रित कहानी है। सरजू गाँव का सबसे लंबा व्यक्ति होता है और पत्नी ठीक विपरीत है, यानी उतना ही नाटी है। इनकी 5 बेटियां होती है, जो अंत में बेटा पाने का अरमान लिए मर जाती है। यानी उसकी पत्नी यानी उस जो है अंत में बेटा पाने के अरमान में मर जाती है। तो ये उसी पे लिखा गया कहानी है, यानी बेटा बेटी के जो फर्क है उसी पे ये रचा गया है। समाज की ये रचना है, देखकर किया गया है। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर में तथा मृत्यु 1968 ईस्वी में हुआ था। प्रमुख कहानी है
चीता के फूल, इनकी जो प्रमुख कहानी है अन्य चीता के फूल प्रमुख कहानी है। तो ये जो महत्वपूर्ण था। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं। तो 12वां जो अध्याय है रहीम के दोहे हैं। तो रहीम की एक एक पंक्ति जो है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो मैंने पूरी जो पंक्ति है उसको यहाँ संग्रहित किया है। तो चलिए कुछ पंक्तियाँ को हम लोग देख लेते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं रपटे रहे भुजंग। रहमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनि अठ रहे हैं रोग सब बाटे न रहे हैं कोय। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाई, जोरे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। तरुवर फल नहीं खात है सरबर पियह नहीं पानी, कही रहीम पर काज हित संपत्ति ससही सुजाने। रहमन देख बरेन को रघु ना दीजय डारी, जहाँ काम आवे सुई का करे तरबारी। रहमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाहें, उनते पहरी वे मुए जिन मुख निकसत नाहें। यो रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को रगे जो मेहदी का रंग। करज धीरज होत है काहे होते अधीर, समय पाई तरुवर भरे केत सिंचे नीर। तो ये जो पंक्ति है रहीम के दोहे हैं। तो यहाँ से जो है पंक्तियाँ उठाई जा सकती है। आपको एक दो बार इसको देखना होगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है। कहाँ से पूछा जा सकता है, बीपीएससी बहुत जो है सतर्क से ताक से क्वेश्चन बनाएगा, तो आपको एक एक चीज़ों को देखना होगा। हो सकता है एससीईआरटी से ही प्रश्न पूछ दे, क्योंकि पिछले बार एससीईआरटी से प्रश्न नहीं पूछा था, तो हो सकता है इस बार पूछ दे। तो आप लोगों को जो है सभी चीज़ों को तैयारी करके जाना है। चलिए देखते हैं 13वां अध्याय है दादा दादी के साथ। इस कहानी में पिंकी और उसका छोटा भाई विक्की पर केंद्रित है, जो अपने दादा दादी से नैतिकता सीखता है। कहानी के रचनाकार जो है नीलिमा सिन्हा है। तो ये पूछा जा सकता है दादा दादी के साथ किसकी कहानी है, नीलिमा सिन्हा की कहानी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो 14वां अध्याय है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये भीमराव अम्बेडकर के जीवनी पर आधारित है, जिसको जो है बिहार बोर्ड प्रकाशन समिति ने प्रकाशित किया है। चलिए नेक्स्ट पर हम देखते हैं। 15वां अध्याय है भूल गया है क्यों इंसान। बहुत प्रसिद्ध कविता है। इस कविता के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। चलिए प्रमुख पंक्तियों को हम लोग देख लेते हैं। सबकी है मिट्टी की खाया, सब पर नभ की निर्मल छाया, यह नहीं है कोई आया रे विशेष वरदान, भूल गया है क्यों इंसान। धरती ने मानव बुझाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान, भूल गया है क्यों इंसान। देश अलग है देश अलग हो, बेश अलग है बेश अलग हो, मानव का मानव से लेकिन अलग न अंतर प्राण, भूल गया क्यों इंसान। यहाँ कुछ टाइपिंग त्रुटियाँ रह गई, उसको पीडीएफ में सुधार दिया जाएगा, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। कविता के रचनाकार जो है हरिवंश राय बच्चन हैं। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 ईस्वी में, मृत्यु 2003 ईस्वी में हुआ था। दो चट्टाने के लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। प्रमुख रचना है मधुसारा, मधुबारा, एकांत संगीत, निशा निमंत्रण। यानी इनको जो है दो चट्टाने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हरिवंश राय बच्चन को जो है किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो दो चट्टाने, इनकी प्रमुख जो है पुस्तक है मधुसारा, मधुबारा, एकांत संगीत, निशा निमंत्रण। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वां अध्याय है स्वार्थी दानव। इसका मुख्य पात्र जो है दानव है, जो प्रतीक के रूप में आया है। कहानी के रचनाकार जो है ऑस्कर वाइल्ड हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वार्थी दानव के रचनाकार कौन है, कौन सी विधा है। तो कहानी है, ऑस्कर वाइल्ड जो है इसके रचनाकार हैं। चलिए अगला जो है 17वां है फसलों के त्यौहार। 17वां अध्याय है फसलों पर आधारित निबंध। भारत के सभी संस्कृति का चित्रण हुआ है इस निबंध में। ये जो निबंध है, निबंध विधा है फसलों के त्यौहार, इसको जो है बिहार बोर्ड संकलित किया है, इसके रचनाकार नहीं है, सब मिलकर यह किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18वां जो है शेरशाह का मकबरा है। अध्याय है 18वां। बिहार के सासाराम में बने शेरशाह के मकबरे का चित्रण हुआ था। इसका मुख्य पात्र के रूप में पूर्णनाथ सर आते हैं। यानी पूर्णनाथ सर जो है सर के द्वारा जो है बच्चों के शेरशाह का मकबरा घुमाने की ये यात्रा वृत्तांत है। आपको पता होना चाहिए शेरशाह का मकबरा यात्रा वृत्तांत है। ये बिहार बोर्ड द्वारा संकलित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर। 19वां अध्याय है बसंती हवा। बहुत प्रमुख रचना है, जो प्रसिद्ध है, केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। प्रगतिवादी कवि थे, आपको पता होना चाहिए। तो उनकी रचना है बसंती हवा का इसमें चित्रण हुआ है। पहली पंक्ति है हवाओं हवा में बसंती हवा में, सुनो बात मेरी अनोखी हवाओं, पहली पंक्ति है। अंतिम पंक्ति है हंसी चमचमाती भरी धूप है प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि चाह सारी।
तो ये पूरी कविता है, बहुत ही सुंदर कविता है, लयात्मक गाया जा सकता है। तो आप लोग एक बार जरूर ये कविता को पढ़िएगा। नेट में बसंती हवा केदारनाथ अग्रवाल डालिएगा तो खुल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, कविता पूरी पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पंक्तियाँ ध्यान में आ जाए। हमें लगता है जो हिंदी पढ़ रहे हैं ये कविता से पूरी तरह से वाकिफ होंगे। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 ईस्वी में तथा मृत्यु 2000 ईस्वी में हुआ था। प्रसिद्ध कविता फूल नहीं रंग बोलते हैं इनकी है। अपूर्वा के लिए वर्ष 1996 में 86 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी अपूर्वा रचना के लिए इन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अन्य प्रमुख रचना है गुर मेहदी, मार प्यार की थापे, आग कायना, नींद के बादल। तो ये जो इनकी प्रमुख जो है कविता संग्रह है। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। पीडीएफ जो है कहीं जो त्रुटियां रही है उसको सुधार कर आपको प्रिंट करने योग्य बना दिया जाएगा, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग जो है 6 से स्टार्ट किए हैं, तो आज 7, 8 अगले जो है आज 2 वीडियो और जाएगा। 6 हो गया है, 7, 8 का जाएगा, उस पर कल जो है 9 हो जाएगा, परसों 10 हो जाएगा। यानी 4 दिन में हम लोग 12 तक ख़त्म कर देंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, हम लोग सारी चीज़ों को देख रहे हैं। इसको बनाने में समय लग गया, बिजली नहीं थी, इसलिए कल वीडियो नहीं डाल सके, लेकिन आज 3 वीडियो डालेंगे, हम लोग मैनेज करेंगे, समय बहुत कम है। इस पुस्तक का अंतिम जो अध्याय है 20वां अध्याय है, पहेलियाँ इसमें दिया गया है। तो एक पहेली जो प्रमुख पहेली है उसको देख लेते हैं। आग लगे मेरे ही बरसे, हर इंसान के आती काम, दिन में पौधे मुझे बनाते, अब बतलाओ मेरा नाम। ये जो पंक्ति है किसकी है? तो ये जो है संकलित किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। ये जो है बुझ पहेलियाँ है, इसका जो सही आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन के बारे में ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो था, अंत में जो है ज्ञान बोध के लिए एक कविता दिया हुआ था द्वारिका प्रसाद सिंह का, एक पैर पर, यानी एक पैर पर कविता जो है दिया गया था, उसको मैंने संग्रहित यहाँ किया है कि हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाए। तो हम लोग सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो इसे भी देख लेते हैं। जब से जन्म लिया है मैंने, एक पैर पर खड़ा हुआ हूँ, आंधी पानी गर्मी सर्दी झेल झेल कर बड़ा हुआ हूँ। अंत की पंक्ति है, लेकिन कहता नहीं कभी कुछ, रहता आया सदा मौन हूँ, जड़ मेरी रहती धरती में, बतलाओ तुम मुझे कौन हो। ये जो है प्रश्न भी पूछा गया है कविता के द्वारा। तो ये पेड़ के बारे में कहा गया है, पेड़ पौधे के बारे में ये जो है पंक्ति कविता लिखा गया है एक पैर पे। इसके रचनाकार हैं द्वारिका प्रसाद सिंह हैं। तो ये महत्वपूर्ण जो था मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। अब जो है इससे MCQ कैसे बनेंगे, किस तरीका से पूछे जाएंगे, उसको मैंने यहाँ संग्रहित किया है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भीष्म की प्रतिज्ञा हिंदी की कौन सी विधा है? भीष्म की प्रतिज्ञा हिंदी की कौन सी विधा है, आपको बतानी है। 4 विकल्प रहेगा, इस बार नेगेटिव नहीं रहेगा। तो उसी की तरह हम लोग जो है विकल्पों को परिवर्तन कर चुके हैं। तो इसमें आपको सही जवाब ढूंढना है, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, एकांकी है, ऊपर जो है पढ़ाया जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, भूल गया क्यों इंसान कविता के रचनाकार कौन है? भूल गया क्यों इंसान कविता के रचनाकार कौन है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहियो पतियायो, इनके कही पतियायो। यहाँ पंक्ति जो है छूट गया है, इसको हम लोग सुधार देंगे। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है बाललीला से ली गई है, जिसमें जो है सूरदास इस पंक्ति के रचनाकार हैं, आपको पता होनी चाहिए। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, डॉक्टर चड्ढा और भगत सिंह भगत जो है किस कहानी का पात्र है? डॉक्टर चड्ढा और भगत किस कहानी का पात्र है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो डॉक्टर चड्ढा और कहानी भगत जो है किस कहानी के पात्र हैं? तो इसका सही आंसर विकल्प ग हो जाएगा, मंत्र कहानी प्रेमचंद का है, उसी का पात्र है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जहाँ से चली मैं, जहाँ को गई मैं, डैश डैश, झुलाती चली मैं, झुमाती चली मैं। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये जो पंक्तियां हैं इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, केदारनाथ अग्रवाल हैं। और ये जो है बसंती हवा कविता से ली गई पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है, हार की जीत कहानी में बाबा भारती के घोड़े का नाम है? क्या नाम है? हार की जीत कहानी में बाबा भारती के जो घोड़े रहता है उसका क्या नाम है? घोड़े का नाम क्या है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प का हो जाएगा, सुल्तान नाम रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
7वां प्रश्न है, जंजीर टूटती कभी नहीं आश्रय उधार से, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुरार से। यह किस कविता से लिया गया है? यह जो पंक्ति है किस कविता से लिया गया है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। तुम कल्पना करो कविता से लिया गया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। आप लोग जो है अगर कविता पूरा पढ़ना चाहते हैं तो कविता का शीर्षक वहाँ दिया हुआ है, गूगल पे जाकर वो कविता का शीर्षक डालिएगा तो पूरी कविता आ जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जो है प्रेमचंद का नहीं है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो 8वां का जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। आकाशदीप जो है प्रेमचंद का नहीं है, जयशंकर प्रसाद की ये कहानी है। बाकी तीनों जो है मंत्र, ईदगाह, पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद का कहानी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, समझ में नहीं आता बसंत आने में विलंब क्यों कर रहा है? यह कथन कहानी से दी गई है, किस कहानी से दी गई है आपको बताना है। समझ में नहीं आता बसंत आने में विलंब क्यों कर रहा है, यह जो कथन है कहानी से दी गई है, किस कहानी से दी गई है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। स्वार्थी दानव से दी गई है, जिसमें जो है स्वार्थी दानव के रूप में जो है जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है उसी को नकारात्मक रूप में बताया गया है कि वो जो है मनुष्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बसंत भी समय से नहीं आता है। तो आप लोग कहानी का जो है शीर्षक से अर्थ लगा सकते थे। इस वीडियो का चलिए 10वां और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी है आपको बतानी है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो है ऊपर पढ़ाया जा चुका है, आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं, विकल्प घ उपयुक्त में से सभी, मधुसारा, निशा निमंत्र, एकाशंक तीनों जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। तो ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक था उससे संबंधित MCQ था, यानी किसरे भाग जो 1 पढ़ाया गया है उसको आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से और 1-2 बार PDF को रिवीजन कर लीजिएगा। और जो चीज़ें आपको कविता नहीं समझ में आता है गूगल पे पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत कम है। अगर एक कविता को देखेंगे तो लगभग 1 महीना लग जाएगा। तो हम लोग जो है एग्ज़ाम के दृष्टि से पढ़ेंगे, परीक्षा में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग जो है आज क्लास 8 तक ख़त्म कर देंगे। अगला जो है वीडियो क्लास 7 का जाएगा, तो आप लोग के पास अगर किताब है तो उसे पढ़ लीजिएगा, अन्यथा हम लोग उसको देखेंगे PDF के माध्यम से। तो अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो 249 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे जो है 249 रुपये का गूगल पे या फ़ोनपे या पेटीएम करके आप जो है PDF पा सकते हैं। फ़ोनपे जो कीजिएगा उसका जो है ट्रांजैक्शन का स्क्रीन रिकॉर्ड करके यानी स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो इधर से आपको PDF जितना अभी तक क्लास हुआ है जितना होगा सारा का PDF आपको मिलता रहेगा। तो आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो जल्दी से करवा लें, क्योंकि समय बहुत कम है और आपको तैयारी बहुत अच्छी ढंग से करनी है। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा दें, ताकि आपको ससमय PDF उपलब्ध किया जा सके। आज जो है लगभग जितना हिंदी साहित्य का क्लास हुआ है सभी का PDF भेज दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं पहुंचा होगा रजिस्ट्रेशन करवाए हैं तो हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, तो उनको जो है पूरा PDF भेज दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें, समय निकाल कर जो है पढ़ाई में लगे रहें, क्योंकि समय बहुत कम है। आपको जो है 1 महीना तपस्या के रूप में पढ़ाई में लगाना है, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आप लोग जो है नोट्स दिया गया है उसका अच्छे से रिवीजन करें और समय निकाल कर पढ़ें, क्योंकि समय बहुत कम है और पर्व त्यौहार भी ज़्यादा है। तो आप लोग समय को मैनेज करते हुए जो है पढ़िए, ताकि आप अच्छी ज़िंदगी बिता सकें, क्योंकि 1 महीना मेहनत करना है और ज़िंदगी भर खुशमय जीवन और सुखमय जीवन बिता सकते हैं। तो 1 महीना आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए एग्ज़ाम में, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक ला सकें, आपका रिजल्ट हो सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।